मैं कॉलेज से घर वापस आई तो वह लोफर टाइप का लड़का आज भी मेरे गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ था। फैशन के नाम पर उसकी जीन्स जगह जगह से फटी हुई थी। उस पर लाल रंग की शर्ट जो कि आधी उसकी पेंट के अंदर थी, आधी बाहर लाल रंग का रेशमी रुमाल उसने अपने गले में बांध रखा था। हॉट पान खाने की वजह से लाल थे, मुंह में सिगरेट दबे हुए। मुझे देखकर उसने आंख मारी थी। मैंने फौरन से गुस्से से अपनी नज़रें बदल ली, माथे पर गुस्से से बल चढ़ाई और अपने कदम आगे बढ़ा लिए। लेकिन वह बड़ा ही थिड टाइप का लड़का था। कहने लगा, तुम लड़की बड़ी आफत हो और गुस्से में तो और भी क़यामत लगती है। यह बात उसने अपने बराबर खड़े दूसरे लड़के के हाथ पर ताली मारकर कही थी। मेरा जी चाहा कि वापस पलटकर उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारूं, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह लगना मुझे पसंद ही नहीं था। वह लड़का नया नया हमारे मोहल्ले में आया था। बहुत ही बदतमीज़, बद दिमाग और लोफर टाइप का लड़का था। हर वक्त गली के नुक्कड़ पर खड़ा लड़कियों को परेशान करता रहता। मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था। घर के अंदर आते हुए मैंने अपना बैग एक तरफ फेंका था। मेरे गुस्से को देखकर मेरी माँ कहने लगी कि आते ही तुम्हें क्या हो गया है। मैंने कहा, माँ, ये जो मोहल्ले में नए लोग आए हैं उनका बेटा बहुत ही बदतमीज़ है। मेरी माँ कहने लगी है, तुम ध्यान मत दिया करो। तुम तो जानती हो हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है जो ऐसे लोगों से लग सके। मैं एक विधवा औरत हूँ, इसीलिए कोशिश करो कि अपनी आंखें और कान बंद करके सीधा कॉलेज से घर आया करो। मेरी माँ मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। मैं इस तरह की बदतमीज़ी को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह मुझे एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई। उस दिन तो मैंने उस लड़के की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर ली, लेकिन मैं नहीं जानती थी वह लड़का अपनी हद पार कर जाएगा। अब तो उसने जैसे तमाशा ही पकड़ लिया था। जब भी मैं कॉलेज से वापस आती वह मुझ पर कमेंट पास करने लगता, कभी मेरे साथ साथ चलने लगता। जब मैं उसे घूर कर देखी तो हंसने लगता। आज भी ऐसे ही हुआ था। जैसे ही मैं गली के अंदर दाखिल हुई वह मेरे साथ साथ चलने लगा। उसके साथ उसके 2 आवारा दोस्त भी थे। उनसे कहने लगा, बड़ा नखरा है भाई। आजकल की खूबसूरत लड़कियों में भगवान ने थोड़ा सा भाव क्या दिया, लिफ्ट शिफ्ट ही नहीं करवाती, हर समय हरी मिर्च बनी रहती है। वैसे ऐसी हरी तीखी मिर्ची मुझे बहुत बड़ी पसंद है। जी चाहता है दांतों के नीचे रखकर चबा को सारी तेज़ी निकल जाएगी। मेरे सब्र का पैमाना आज भर चुका था। मैं चलते चलते ही गली में रुक गई। जैसे ही रुकी वह भी रुक गया। मैं उसकी तरफ गुस्से से गुर्राती भरी नज़रों से उस पर डाली। उसमें एकदम सेम जाने का नाटक किया था, जैसे कि मुझे डर गया हो। ये कहते ही वह तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैंने कहा, शर्म नहीं आती? तो मैं दूसरों की बहन बेटियों का पीछा करते हुए कहने लगा, ज़रा तमीज़ से बात करो, ज़्यादा हीरोइन मत बनो। यह मत समझो ये सड़क तुम्हारे बाप की है। मेरी मर्जी में जहाँ चाहे जाऊँ। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? ये कहकर उसने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। फिर हंसते हुए अपने दोस्तों के हाथ पर ताली दे मारी। फिर मेरे करीब होकर कहने लगा, वैसे अगर मैं तुम्हारा पीछा करूं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? भाई एकदम तीखी हरी मिर्च हो और मुझे तो तीखी चीज़ बड़ी ही पसंद आती है। यह कहकर उसने मेरे गाल पर झूलती लत को अपनी उंगली से पीछे किया था। उसकी हरकत पर मैं गुस्से के मारों लाल हो गई थी। मैंने खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उसे शायद मुझे इस बात की उम्मीद ना थी। वह मुझे हक्का बक्का देखने लगा। मैंने कहा, अगर आइंदा मेरा पीछा करने की या मुझे टच करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कहने लगा, यह अच्छा नहीं किया तुमने, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैंने कहा, अभी पड़ोसियों के इकट्ठा करवाकर तुम्हारी वह मार पदवाऊंगी वाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। यह कहकर मैं आगे बढ़ गई। वह वहीं खड़ा अपने गाल पर हाथ रख मुझे गुस्से से देखने लगा। मैंने पलट कर भी उसकी तरफ नहीं देखा और अपने घर आ गई कि अब यह लड़का मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी अगला दिन मुझ पर क़यामत बनकर गुजरने वाला है। अगले दिन जैसे ही मैं बस से उतरी वह मेन रोड पर खड़ा था, काफ़ी गुस्से में था। वहाँ से मैं अपनी गली की तरफ मुड़ी थी। हमारी गली में लोगों का आना जाना ज़रा कम होता था, लेकिन मैं मेन रोड पर ज़्यादा भी भिड्डा भाड्डा होती थी क्योंकि बस और गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती थीं। छोटा सा एक बाज़ार भी था, इसलिए लोगों की भीड़ रहती थी। मैं बस से उतरी थी कि वह अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मेरे बराबर चलने लगा। आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे बिल्कुल अपने करीब कर लिया।
उसे तो लोगों की भीड़ का भी एहसास न था। लोगों ने जब यह देखा तो हैरान हो गए। होश तो मेरे भी उड़ गए थे। मैं अभी कुछ भी समझ नहीं पाई थी कि यह सब हुआ क्या है। कि उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और मेरी कनपट्टी पर राखी। मुझे लगा जैसे मैं अपना अगला सांस लेना भूल गई हूं। मैं क्या, वहां मौजूद हर आदमी ही उसे हैरत से देखने लगा था। इससे पहले कोई आगे बढ़ता, उसने कहा, खबरदार, जो तुम में से कोई भी आदमी मेरे पास भी आया, यह मेरा और इस लड़की का पर्सनल मामला है। ये कहकर वह मुझे कहने लगा, थप्पड़ मारा था ना तुमने मेरे मुंह पर, आज मैं बिच बाजार में तुम्हारे साथ वह करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे उस थप्पड़ का वह इस तरह बदला ले सकता है। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया। कहने लगा, चलो घुटनों के बल बैठकर सबके सामने मुझे हाथ जोड़कर माफी मांग, वरना मैं सबके सामने तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। वह बड़ी गुस्से से बोल रहा था। सब लोग वहां पर ही तमाशा देखने लगे। वहां मौजूद मनचले लोगों के जुमलेबाजी भी शुरू हो गई थी। मुझे आवाज आ रही थी। कोई कह रहा था, आज तो फिल्मी सीन देखने को मिलेगा। बहुत से लड़के वहां तमाशा देखने के इंतजार में खड़े थे। मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। मैं अपनी यह जग हंसाई नहीं चाहती थी और न ही अपनी बर्बादी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिल्लत रुसवाई का सोचकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। वह कहने लगा, माफी मांग रही हो या उतारूं तुम्हारा दुपट्टा? यह सुनकर मेरा दिल डोला था और फिर उसने एक पल भी नहीं लगाया था। मेरे गले से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं ऐसी हो गई थी जैसे बीच सड़क पर बिना कपड़ों के खड़ी हूं। मैं अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। कहने लगा, अगर अभी तुमने माफी मांगने में देर लगाई तो एक एक करके सारे कपड़े। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मैं अपने कांपते हुए हाथ उसे आदमी के सामने झोड़ दिए। हजार बर्दाश्त के बावजूद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। मेरा यह कहना था कि उसने वह पिस्टल मुझसे पीछे कर दी। मुझे करने का डर नहीं था, लेकिन जो चिंता मुझे माफी ना मांगने पर मिलती, उसका डर था कि कहीं वह सबके सामने मेरी इज्जत ना उतार दे। अगर वह मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करता तो मैं किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। वह जिस कदर गुस्से में था, मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मुझे अपनी माँ की याद आने लगी कि भौंकते हुए कुत्तों को देखकर नज़रअंदाज करके गुजर जाना चाहिए। कभी भी उन्हें आगे से जवाब नहीं देना चाहिए, वरना वह काटने से बाज नहीं आते। मेरे साथ भी यही हुआ था। सारे मोहल्ले में मेरी आज रुसवाई हुई थी। मेरा तमाशा सा लग गया था, लेकिन वो लड़का मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। मेरा जी चाहता था ज़मीन फतेह और मैं उसके अंदर समा जाऊं। जब मैं वापस अपने घर आ रही थी तो बेतहस हो रही थी। अपने घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मुझे यूं रोता देखकर वह पूछने लगी। मैं उनके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ मुझे यूं रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ। मैं कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में बंद कर लिया। मेरी माँ ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया, लेकिन जो जिल्लत मैंने देखी थी वह एक दिन की न थी। अब मैं जब भी कॉलेज जाती, मेरा मजाक उड़ाती नज़रों से स्वागत करेंगे। मुझ पर जुल्म कसेंगे कि मैं कैसे आवारा बदतमीज़ लड़के से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मुझे लगा अगर मैं ज़िंदा रही तो रोज़ अपनी ज़िल्लत को देखकर मौत का मज़ा चाहूँगी। इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मैं बेड पर खड़ी हो गई, अपना दुपट्टा गले से उतारकर पंखे पर डाला और कमरे में मौजूद छोटी सी स्टॉल उठाई और बेड पर रखकर उस पर खड़ी हो गई। दुपट्टा अपने गले में बढ़ाने लगी। मेरी माँ बाहर दरवाज़ा बजा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी। मैं यह जल्द भरी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने खिड़की से शायद मुझे यह करते हुए देख लिया था। वह बाहर से चिखने लगी, कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, तुम्हें हुआ क्या है? मैं क्या बताती। मैंने कौन सी जिल्लत बर्दाश्त की है। अपने पाम से मैं स्टूल पीछे किया। मेरा गला दुपट्टा से दब चुका था। मेरे पैर हवा में लहरा रहे थे। मेरा सांस घुटने लगा था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह मचलने लगे थे। मेरी आंखें पूरी की पूरी बाहर आने लगी थी। अब मैं झटपटाने लगी थी। जैसे ही मेरे गले पर दुपट्टे की पकड़ मजबूत होने लगी, मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मोहल्ले के लोग खड़े थे। मेरी माँ मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी।
पड़ोस की औरतों ने फ़ौरन से मुझे पाँव पकड़कर सहारा दिया था, लेकिन मैं अपने होश हवास खो बैठी थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी माँ मेरे सामने रोए जा रही थी। मुझे अपनी जिंदा बच जाने पर अफसोस था। एक लेडी डॉक्टर भी मेरे पास आई, कहने लगी, ये क्या गलती कर रही थी तुम लड़की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर कहने लगी, क्यों? हराम की मौत मरने जा रही थी। तुम्हें पता भी है जिंदगी कितनी कीमती होती है, या उन लोगों से पूछो जो अपनी जिंदगी के लिए कैसे तड़प रहे होते हैं। खुदकुशी की वजह क्या थी? मैंने कहा, इज्जत, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सारे डॉक्टर को बात बताई तो वह अफसोस करने लगी। कहने लगी, हम औरतों को भी अपने हक की खातिर आवाज़ उठाने पर ऐसे ही सज़ा मिलती है। बस भगवान ही है जो हमें इंसाफ दिला सकता है। मैं अपनी माँ के साथ घर वापस आ गई थी, लेकिन कॉलेज जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं अब और ज़्यादा रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी माँ मुझे समझा समझा कर थक चुकी थी कि अपनी पढ़ाई बीच में मत छोड़ो, लेकिन मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना। हमारा मोहल्ला कोई ज़्यादा बड़ा मोहल्ला नहीं था, छोटा सा मोहल्ला था और हमारा घर भी छोटा सा था, इसलिए बात जल्दी ही पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मैं तो चाहती थी मैं ये घर छोड़कर कोई दूसरा घर किराए पर ले लूं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बात एक मोहल्ले से दूसरे, तीसरे मोहल्ले, चौथे मोहल्ले तक फैल गई थी। कुछ महीने गुजर गए थे, मैंने एक कदम भी बाहर नहीं निकाला था। उन दिनों मेरा रिश्ता आया था। मेरी माँ को मेरी शादी की जल्दी होने लगी थी, इसलिए मेरे आने वाले रिश्तों में से एक रिश्ता मेरी माँ को पसंद भी आ गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम और भी पढ़ाई करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ। शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। मैं भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। मैं इस मोहल्ले से दूर चली जाना चाहती थी। हो सकता था कि मैं यहाँ से बाहर निकलती तो अपने आने वाले ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छा फ़ैसला कर सकती थी। खूबसूरती में मैं किसी से कम नहीं थी, इसलिए आने वाले रिश्तों को मैं फ़ौरन पसंद आ जाया करती थी। कुछ दिन में ही मेरा रिश्ता तय हो गया। एक हफ्ते बाद ही मेरी सास मेरे लिए शगुन का सामान लेकर भी आई थी। एक सोने की अंगूठी भी वहाँ मुझे पहना गई थी। ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और ना ही वह लोग, इसलिए सादगी के साथ शादी करना चाहते थे। मेरी शादी के दिन तय हो चुके थे। अपनी शादी की तैयारी के लिए मैं बाजार नहीं गई थी, सब कुछ मेरी माँ कर रही थी। अभी वह बाजार गई थी जब पीछे से मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा कि मेरी माँ होगी, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने वही लड़का खड़ा था। उसे देखकर मेरे अंदर आग लग गई थी। वह कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने उसकी किसी भी तरह की बकवास सुनना नहीं चाहती थी। मुझे उसकी शक्ल तक से नफरत थी। मैं घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वह फिर से दरवाज़ा बजाने लगा। कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं, ये नहीं चाहते कि मैं दोबारा से खुदकुशी करने की कोशिश करूँ। कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने उससे कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। काफ़ी देर तक दरवाजे पर दस्तक होती रही। उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई थी। शायद वह जा चुका था। मेरी माँ शाम को ही वापस आ गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद जो कुछ हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी से 4 दिन पहले मेरी सास बड़े गुस्से से हमारे घर आई थी। मेरी माँ से कहने लगी, अगर तुम्हारी बेटी का किसी और से चक्कर था और उसने कोई और आशिक पाल रखा था तो हमें पहले ही बता देती, जिसको पाने की खातिर तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी करने की तक की कोशिश की थी। उस बदमाश लड़के ने तो मेरे बेटे के सर पर पिस्तौल तान दी थी। कहने लगा, अगर उस लड़की से शादी की तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। भला यह क्या शरीफ लोगों के काम थे? क्या ज़रूरत थी उसे अपने आशिक को मेरे बेटे के पीछे भेजने की? साफ साफ मुझे बता देती, मैं खुद ही पीछे हट जाती। मैं कोई तुम लोगों से ज़बरदस्ती नहीं की थी कि शादी करो। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंगूठी उतार कर चली गई। मेरी माँ तो माथा पीट पीट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारी छोटी सी गलती में मुझे यह दिन दिखाया है। काश तुम उसे थप्पड़ ना मारती। उस लड़के ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वह लड़का ना जाने क्यों हमारे पीछे पड़ गया है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। कहता है, आंटी मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ज़बरदस्ती मेरे हाथ से राशन का सामान उठा लेता है, घर तक छोड़ जाता है। मैं उस लड़के की हिम्मत सुनकर हैरान हुई थी। माँ ने मुझे इससे पहले कभी नहीं बताया था
कि वह मेरी माँ के पीछे पड़ा रहता है। बड़ा ही बदतमीज़ टाइप का लड़का था। पहले उसने सबके सामने मुझे बदनाम किया और अब सभी संस्कारी लड़का बनने का ड्रामा कर रहा था। मेरा रिश्ता तक उसने तुड़वा दिया था। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं पैरों में चप्पल डाली और घर से बाहर निकल गई। गली के नुक्कड़ पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती हुई उसी की तरफ जा रही थी कि जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो सीधा होकर खड़ा हो गया। अपनी आधी शर्ट जो उसके पैंत से बाहर निकली हुई थी उसे पैंत के अंदर करने लगा। शायद वह जानता था मैं उसी के पास आ रही हूँ। हाथ में पड़ा सिगरेट उसने ज़मीन पर फेंका और पाँव से मसलने लगा। मैं उसके पास पहुँच गई। कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने हाथ के इशारे से बोलने से रोक दिया। मैंने कहा, शादी करोगी मुझसे? शायद उसे मुझे इस तरह के सवाल की उम्मीद न थी। मुझे हैरत से देखने लगा, फिर नज़रें बदलने लगा। कहने लगा, मैं तो बस तुमसे यह कहना चाहता था कि मैंने उसे कहा कि मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मुझसे शादी करोगी कि नहीं? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे। वह कहने लगा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। मैंने कहा, इसी महीने की 10 तारीख को मेरी शादी थी, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से टूट गई थी। ठीक रात के 8 बजे बारात लेकर आ जाना। ये कहकर मैं वापस पलट गई थी। मैं जानती थी कि उसने यह सब किस लिए किया था। वह मुझे किसी भी पल चैन से जीने नहीं देना चाहता था। शायद उसके बदले की आग बुझी नहीं थी। मेरी खुदकुशी की खबर की वजह से मोहल्ले वालों ने उसे बहुत बेइज्जत किया था कि तुम्हारी हरकत की वजह से उस लड़की ने खुद को ख़त्म करना चाहता। लोगों के ताने सुनने की वजह से वह सरीफरीफ बनने का नाटक कर रहा था। मैंने सोचा, बहुत शौक है उसे मुझसे बदला लेने का। अब मैं उसे बता आऊँगी कि औरत अगर अपना बदला लेने पर आती है तो किस हद तक जा सकती है। उसी रात उस लड़के की माँ हमारे घर आ गई। मेरी माँ से माफ़ी मांगने लगी और मेरा रिश्ता भी मांगने लगी। मेरी माँ चुप थी, कुछ कह नहीं रही थी। वह खुद ही कहने लगी, भाई कि हम लोग 10 तारीख को आएंगे और नंदिनी को बहू बनाकर ले जाएंगे। यह कहकर वह जा चुकी थी। तय समय पर मैं दुल्हन बनी बैठी थी, बिल्कुल सादगी में थी। मेरी माँ तो रोज़ आ रही थी। 8 बजे जब वह लोग आए तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उस लड़के के साथ बस उसके घर वाले आए थे या फिर पंडित जी थे और मैं शादी करके उसके साथ विदा होकर उसके घर चली गई। उसकी माँ ने मेरे शादी से हुलिये पर भी कोई एतराज़ या सवाल नहीं उठाया था। मैं उसके कमरे में आज उसकी पत्नी की हसीयत से बैठी हुई थी और यह मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। वह कमरे में दाखिल हुआ तो मैं संभल कर बैठ गई। मेरा दिल इस कदर ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। बहुत मुश्किल होता है उस आदमी के सामने उसकी पत्नी की हैसियत से बैठना जिससे आपको सबसे ज़्यादा नफ़रत हो। मैं अपना पर्स अपने पास रखा था जिसमें नींद की गोलियों की सीसी पड़ी हुई थी। मैं यहाँ उसके साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने नहीं आई थी, बल्कि उसे सज़ा देने आई थी। वह मेरे पास बैठ गया। मैं ज़रा सा पीछे हटी थी। मुझे वह समय याद आने लगा जब उसने मुझे सबके सामने बदनाम करके रख दिया था। वह मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मेरा चेहरा था इस समय मेकअप से बिल्कुल साफ था। कपड़े भी सादा सिर्फ थे। ना मेरे हाथों में चूड़ियाँ थीं, ना ही कोई जेवर में पहन रखी थी। मैं उसकी बात अभी यहीं तक पहुँची थी कि मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने कहा, प्लीज़ मेरा नाम अपनी जवान से मत लो। यह ना हो कि मुझे अपने नाम से भी नफ़रत हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ सुहागरात मनाने आई हूँ या तुम्हारे साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजरूंगी? नहीं, मुझे ये मेरी मजबूरी लाई है, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम जैसा बदमाश मुझे चैन से जीने नहीं देगा, मुझे बदनाम ही करता रहेगा, मेरी शादी कहीं नहीं होने देगा। आसान नहीं होता किसी लड़की का एक बदमाश की पत्नी बनना। मैं रोने लगी थी। वह खामोशी से मेरी बात सुन रहा था। कहने लगा, वह लड़का तुम्हारे काबिल नहीं था, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा था, वरना मैं उसकी बात बीच में ही रोकती। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो खुद को? क्या तुम मेरे काबिल थे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे आदमी को डिजर्व करती हूँ? एक गुंडे बदमाश को मेरी बात सुनकर कहने लगा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, बस करो ये ड्रामाबाजी, मेरे सामने शरीफ होने का नाटक मत करो यहाँ से। ये सुनकर कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊँगा। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, बेड पर रखी चादर ली और ज़मीन पर बिछाने लगी। वह मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम बेड पर सो जाओ, ज़मीन पर मैं सो जाता हूँ। वह मेरी बात समझ चुका था। मैं बेड पर आकर लेट गई।
कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। उस लड़के का नाम मयंक था। अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई था। सब बहनें शादीशुदा थीं। उसके बाप दूसरे देश में होते थे और वहीं से पैसे कमाकर भेजते थे। माँ के ज्यादा ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। ना वह कमाता था और ना ही उसे पढ़ाई पूरी की थी। इंटर के बाद ही उसके पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने बाप के पैसों पर ऐश कर रहा था। उसकी माँ कहने लगी कि मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है, बस वह गली के आवारा लड़कों की बातों में आ गया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हें भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मर्द ऐसी बातों को अना का मसला बना लेते हैं। मैंने अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही गुजारती थी। एक बार वह कमरे में आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। मुझे कहने लगा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं और कुछ ज़रूरत के सामान भी है। मैं घर से एक जोड़े कपड़े में ही आई थी और 3 दिन से वही पहन रखे थे। मैंने कहा, मैं अब भी कितनी बदकिस्मत हूँ, कपड़े भी ससुर के कमाए पैसे से पहनूंगी। मेरा पति तो इस काबिल भी नहीं कि अपनी कमाई से मुझे जोड़ा भी ला सके। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा बुझ गया था। अगले दिन वह सुबह ही घर से निकल गया था। रात देर तक वापस आया तो मेरी सास पूछने लगी, मयंक, पूरा दिन तुम कहाँ गायब रहे थे? कहने लगा, काम ढूंढने गया था माँ, और कहाँ जाऊंगा। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरी सास कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? अरे लाखों रुपए तुम्हारे बाप कमाकर भेज तो रहा है। वह कहने लगा, वह पापा की मेहनत की कमाई है। अम्मा, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। 1-2 जगह मेरी बात हो गई है, कल से काम पर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरियां करने की। तुम्हारे पापा से बात करती हूँ कि तुम्हें कारोबार करने के लिए पैसे भेज दें, लेकिन इसके इनकार कर दिया। अब वह रोज़ सुबह को जाता था और रात को ही वापस आता था। 15 दिन बाद वह एक जोड़ा मेरे लिए लाया था। कहने लगा, यह मेरी मेहनत की कमाई है, इसे पहनकर आओ और तैयार भी हो जाना। उसकी बात सुनकर और उसकी बात का मतलब समझकर मेरे तन बदन में आग से लग गई थी। क्या समझता था वह खुद को? 4 पैसे कमाकर वह समझने लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने उसका लाया हुआ जोड़ा उसके मुंह पर मार दिया। मैंने कहा, अपनी कमाई अपने पास रखो, मुझ पर हक जमाने की कोशिश मत करना। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा था। मेरा यह व्यवहार शायद उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए गुस्से में आ गया। कहने लगा, चाहती क्या हो तुम? माफ़ी मांग तो रहा हूँ, तुमसे हो गई थी मुझसे गलती। कब तक इस बात को लेकर बैठी रहोगी? तुम्हारी खातिर 12 घंटे की ड्यूटी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें यह ना लगे कि मैं अपनी बाप की कमाई पर जी रहा हूँ। नंदिनी में पति हूँ तुम्हारा, तुम पर हर तरह का हक रखता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी के अभी अपना हक वसूल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा जाओ, जाकर मेरे लिए तैयार होकर आओ, वरना मैं। वह यह कर बाकी की बात मुंह में दबा गया था। वही शब्द, वही गुस्सा, वही अंदाज जो उस दिन उसने मेरे साथ अपनाया था। उसे इस गुस्से में देखकर मेरे अंदर फिर से आग भड़क उठी थी। मैंने कहा, वरना क्या करोगे? तुम मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दोगे, मेरे कपड़े फाड़ दोगे, मुझे नोचोगे, मारोगे, मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, अपनी हवस और जुनून का निशाना बनाओगे। फिर जाकर तुम्हारी मर्दानगी को सुकून मिलेगा। मैं तो जैसा फट पड़ी थी, मैंने अपना दुपट्टा खुद ही उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा, चलो दिखाओ मुझे अपनी मर्दानगी, मेरे साथ करो जानवरों वाला व्यवहार। लेकिन याद, अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो वह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। मैं साइड टेबल से नींद की गोलियों की शीशी निकाली और खोलकर अपने मुंह के करीब कर लिया। देखकर मयंक के होश उड़ते कहने लगा, नंदिनी, यह क्या है? मैंने कहा, जहर है मयंक, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। कहने लगा, यह क्या पागलपन है, इधर दो मुझे ये दवा। मैंने कहा, नहीं, मैं हर बार तुमसे हार नहीं मान सकती, तुम हर बार अपनी मनमानी हम औरतों से नहीं करवा सकते। कहने लगा, नंदिनी, भगवान के लिए यह सब कुछ मत करना, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वादा करता हूँ। यह कहकर वह कमरे से चला गया था और फिर उसके बाद में मेरे पास नहीं आया था। एक बार मेरी सास बहुत बीमार हो गई, उनके सीने में दर्द होने लगा, इसीलिए अपनी सास को मैं मयंक के साथ ही अस्पताल ले गई। उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था। उसको शायद अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए आईसीयू के बाहर कुर्सी पर बैठा रोए जा रहा था। पहली बार मैंने उसे यूं रोते हुए देखा था। मुझे वह समय याद आने लगा जब उसकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा था। तब मेरी माँ भी ऐसे ही आंसू बहा रही थी।
मुझे उसे देखकर जरा भी दुख नहीं हुआ था। मेरी सास सुबह तक खतरे से बाहर आ गई थी। हम उन्हें लेकर घर आ गए। वह अपनी माँ की सेवा खुद करता था। आज तक कभी उसने मुझसे कोई काम नहीं कहा था। मेरे सास कहती थी कि मैं तुम्हारी मनमानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने उस लड़की को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन इसका तो दिमाग ही 7वें आसमान पर रहता है। पता नहीं कि सास को एक कप चाय का भी पूछ ले मैं। बाकी कभी ना तो मैं उनको कुछ पका कर दिया था, ना ही अपनी सास को, क्योंकि मैं उस आदमी से बदला लेने आई थी, उसका घर बचाने चने नहीं। एक बार मुझे मोहल्ले की एक औरत मिलने आ गई। कहने लगी, नंदिनी, जानती हो, जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था, पता चला वह लड़का नशे का आदी है। जिस लड़की से उसकी शादी हुई है वह रोज़ उस लड़की को मारता है, और कल तो उसने उस लड़की को जान से मारने की कोशिश की थी। उसका सारा जेवर भी छीन लिया था, क्योंकि उसे नशा करना था। उसकी पत्नी ने जब जेवर नहीं दिया तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। वह लड़की बच तो गई है, लेकिन अब उसका पति जेल में है। ये सुनकर मैं चुप हो गई थी। मुझे मयंक की बात याद आने लगी थी कि वह अच्छा नहीं था, तुम्हारे काबिल नहीं था, वरना मैं ये सब कभी ना करता। एक बार मैं मयंक के साथ हॉस्पिटल अपनी सास को चेकअप के लिए लेकर गई थी। वही मयंक का कोई पुराना दोस्त मिल गया। मुझे उसके साथ देखकर कहने लगा, मयंक, तुमने इस लड़की से शादी कर ली, शादी की है, ये वही है ना जिसे तुमने बीच बाजार में माफ़ी मंगवाई थी। ये सुनकर मेरे अंदर फिर से गुस्सा, नफरत उभरने लगी थी। मैं उसे घूरने लगा। वह लड़का कहने लगा, मुझे तो बड़ी इच्छा थी कि तुमसे यह माफ़ी ना मांगती और तुम भरे बाजार इसे वस्त्रहीन। उसकी ये बात सुननी थी कि मयंक ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा, एक शब्द भी और कहा तो जान से मार डालूंगा। मेरी पत्नी है, वह मेरी इज्जत है, और अगर उसके बारे में कुछ भी कहा तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। वह कहने लगा, छोड़ो मेरा गिरबान। मैं क्या, सभी यही कहेंगे? किस किस की जवान रुकोगे, बताओ मुझे। तुमने जो कुछ उसे वक्त मुझसे कहा था, वहां मौजूद हर आदमी मुझे वैसा ही देखना चाहता था। बिना कपड़ों के मुझे बेआबरू होता हुआ देखना चाहता था। मयंक, तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला है। अब मुझे यह सारी बातें जिंदगी भर सुनना पड़ेगी। मैं रोने लगी थी। वह शर्मिंदा से मेरे सामने खड़ा था, फिर अपने हाथों को मेरे सामने जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, नंदिनी, भगवान के लिए इस बात का एहसास उस समय मुझे नहीं था, वरना मैं ये सब कभी ना करता। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, बस अम्मा के लाद प्यार से बिगड़ गया था, जो मेरे हर गलत काम पर कहती रहती थी, कोई बात नहीं, लड़के कुछ भी कर ले, उनका कुछ नहीं। बिगड़ा फिर गलत दोस्तों की सौगत में मुझे और भी बिगाड़ दिया था। जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिलाई और मुझे तुम्हारे साथ यह पाप करने के लिए उकसाने लगे कि मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बर्बाद करके रख दूं, क्योंकि तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है। लेकिन मैं यह नहीं कर सकता था, इसलिए सोचा जैसे तुमने सबके सामने मुझे मारा था, वैसे ही सबके सामने मैं तुमसे माफ़ी मंगवा लूँगा। गुस्से में मैं तुमसे क्या कुछ कह बैठा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था। होश मेरे उस समय उड़े जब भी मालूम हुआ कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत चाहा कि तुमसे माफ़ी मांग लूँ, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं आती थी। फिर मालूम हुआ कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। मैं उस लड़के को जानता था, वह नशे का आदी था, जुआ भी खेलता था, और मैं जानता था कि बदनामी के डर से ही तुम वहाँ शादी कर रही थी और कसूरवार में था। इसीलिए उस दिन तुम्हारे घर पर तुमसे माफ़ी मांगने आया था। तुम्हें बताने आया था कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, क्योंकि वह रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारी शादी में कभी भी रुकावट बनना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं मजबूरन उस लड़के को धमकी दी थी। तुमने खुद ही मुझसे शादी के लिए कहा, तो मैं भी मान गया था, क्योंकि मैं तुम्हारा कसूरवार था। अभी तुम पर उठने वाली हर उंगली को तोड़ना जानता हूँ। बस मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब वह मेरी खातिर काफ़ी बदल चुका था, मेहनत करके कमाने लगा था, मुझसे माफ़ी भी मांग चुका था, इसलिए मैंने भी सोचा मुझे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ दिन बाद ही जब वह कमरे में आया तो मुझे अपने लाए हुए कपड़ों में देखकर हैरान हुआ था। मैं आज उसी की पसंद में ढलकर उसी के इंतज़ार में बैठी थी। हाथों में चूड़ियाँ भी पहनी थीं, मेकअप भी किया था। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, मेरे पास आकर बैठ गया, मेरे दोनों हाथ थाम कर कहने लगा, मुझे माफ़ करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तब मैंने अपने हाथ उसके हाथों से पीछे किया और उसके हाथ गौर से देखने लगी, जो छालों से भरे हुए थे। मैंने कहा, मयंक, ये क्या है? तुम्हारी खातिर मैं मजबूरी भी की है नंदिनी, ताकि अपनी मेहनत से तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकूं।
मैं उसके हाथों को अपने होठों से लगा लिया था और अपना सर उसके कंधे से टिका दिया। उसने भी मेरे हाथों को चूमकर अपने प्यार का एहसास दिलाया। मैंने उसे दिल से माफ कर दिया था, क्योंकि अगर कोई आपकी खातिर खुद को बदल दे तो उसे दिल से अपना लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।